चार बच्चे थे। वहीं दूसरी तरफ गायत्री का पति रमेश एक पियक्कड़ था। वो हमेशा दारू पीकर गायत्री को बहुत मारा पीटा करता था और उसके सारे पैसे भी छीन लिया करता था। पैसों को वो शराब और अपनी अय्याशी में उड़ा दिया करता था। बेचारी गायत्री कुछ ना कर पाती। उसके पास मजदूरी करने के अलावा कुछ भी नहीं था। वो एक फैक्ट्री में नौकरी करके अपने चार बच्चों का गुजारा करती थी। एक दिन सभी मजदूर पैसे लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे और आखिरी में गायत्री भी खड़ी होती है। कितनी देर हो गई है, लाइन तो एक ही जगह पर टिकी हुई है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे आज घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। हाँ बहन, मुझे तो यहाँ से जाने के बाद अपने बच्चों को भी पढ़ाना होता है और फिर घर के काम तो तू जानते ही है। और इन सब के बाद भी मेरी सास ताने देने में कसर नहीं छोड़ती। ये तो सबकी जिंदगी में लिखा ही है। हम औरतों की जिंदगी कितनी कष्टपूर्वक निकलती है। मंदा गायत्री की सहेली थी। देखते ही देखते आखिरी में गायत्री का नंबर भी आ जाता है, लेकिन उसके समय मुनीम के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। अरे ये क्या, पैसे तो सारे खत्म लगता है। मालिक मुझे पैसे कम देकर गए थे। गायत्री बहन, तुम एक काम करो, कल ले लेना अपने हिस्से के पैसे। मुनीम भैया, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। उनका पेट भरने के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप कुछ भी करके मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं आज उन्हें खाना खिला सकूं। मुनीम गायत्री को अपनी बहन की तरह समझता था, जिसके चलते वो अपने हिस्से के पैसे भी उसे दे देता है। ये लो बहन, अपने बच्चों का गुजारा कर लेना। पैसे लेकर गायत्री घर की तरफ जाने लगती है। उसे बहुत ज्यादा देर हो गई थी। तभी उसकी नजर सब्जी मंडी पर पड़ती है। सब्जी मंडी भी उठने वाली होती है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है, वैसे समय तो सही है। इस समय मुझे सब्जियां सस्ती मिल जाएंगी। कुछ सब्जियां लेकर घर चलती हूँ। गायत्री रात होने का फायदा उठाती है और कम पैसों में सब्जियां खरीद कर घर पहुंच जाती है, जहां वो अपने चारों बच्चों के लिए खाना बनाती है और उन्हें खिलाने लगती है। मुन्नी, तूने आज मुन्ना को दूध नहीं पिलाया था? हाँ माँ, पिला दिया था। गायत्री ये सुनने के बाद मुन्ना को अपना दूध पिलाती है और सुला देती है, जिसके बाद वो अपने हाथों से अपने बेटे राजू को खाना खिलाती है। चलो तुम तीनों अब जल्दी से खाना खा लो। वो खाना खिला ही रही थी कि तभी रमेश नशे की हालत में घर आ जाता है। 2 घुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। 2 घुट पिला दे साथिया। रमेश अपने चारों बच्चों और अपनी पत्नी को खाना खाते हुए देखकर आग बबूला हो जाता है। क्या बात है, ओहो क्या बात है। यहाँ पति सड़ता रहे, मरता रहे या भूखा नाली में गिर जाए, लेकिन तू कैसी औरत है रे। तुझे अपने पति की तो जरा भी चिंता नहीं है, हैं? अरे तुझ जैसी औरत को तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। चल मर जा। अजी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। चलिए आ जाइए, आप हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। गायत्री ऐसा कहकर रमेश का हाथ पकड़कर उसे खाना खिलाने के लिए लाने लगती है कि तभी नशे में रमेश गायत्री का हाथ जोर से झटक देता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। अरे जा जा, तू मुझे क्या खाना खिलाएगी। मैं तुझ जैसी कई उल्टा औरतों को पता नहीं कितना खाना खिला दूं। मैं तो खाना खाकर आया हूँ, बस मेरी शराब की बाटली खत्म हो गई है। हाँ, और मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं, तो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। ये जहर पी पी कर आपने अपनी हालत देखो क्या बना रखी है। मेरे पास पैसे नहीं है। जो पैसे थे मैं उनसे बच्चों के लिए सब्जी ले आई। साली, मेरे सामने ड्रामा करती है। मुझे तू पैसे नहीं देगी, मैं तेरा पति नहीं हूँ। तो क्या तूने कोई और ढूंढ रखा है, हैं? पैसे देने के लिए उसको पैसे देगी तू? मैं जानता हूँ रे, तू पूरी उल्टा है। अभी के अभी मुझे पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। समझ में आ रहा है तेरे को? गायत्री के पास कोई पैसे नहीं होते, जिसके चलते रमेश उसे बेल्ट से मारता है। गायत्री के बच्चे अपने पिता के इस कहर से डर कर दूर खड़े हो जाते हैं। कुछ देर जब रमेश उसे बुरी तरह से मार लेता है तो वो बेचारी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रमेश उसे बेहोश छोड़कर चला जाता है। माँ, उठो ना माँ। माँ बेहोश हो गई है, पानी के छींटे डालनी पड़ेगी। राजू एक गिलास में पानी लेकर आता है और अपनी माँ के ऊपर कुछ बूंदे छिड़क देता है, जिसके बाद गायत्री को होश आ जाता है और वो रोते हुए अपने चारों बच्चों को गले से लगा लेती है। अब मैं ये जुल्म और नहीं सहूंगी। चलो बच्चों, हम तुम्हारे पिता को छोड़ देंगे और अकेले रहेंगे। रात के समय गायत्री गांव छोड़ देती है और दूसरे गांव के लिए निकल जाती है। चलते चलते वो जंगल को पार कर रही होती है, लेकिन तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी नजर आती है। आज की रात हम यहीं गुजार लेंगे। चलो बच्चों,
उस झोपड़ी में चलते हैं। गायत्री जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर जाती है, वहाँ झोपड़ी में पहले से ही 6 बच्चे और मौजूद थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता है। उन्हें देखकर गायत्री उनके बारे में पूछती है तो वो सभी अपने बारे में बताते हैं। सबकी कहानी सुनने के बाद गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी जिंदगी में भी सब उथल पुथल चल रहा है। आज से तुम अनाथ नहीं हो, तुम सब भी मेरे ही बच्चे हो। उस दिन से गायत्री उसी झोपड़े में अपना गुजारा अपने 10 बच्चों के साथ करने लगती है। वो बच्चे उसकी मदद करते हैं और जंगल से खाने पीने से लेकर लकड़ियों का जुगाड़ करते हैं। गरीबी में वो लोग जैसे तैसे जी रहे थे। एक दिन रमेश गायत्री को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। उसके साथ 10 बच्चे देखकर वो आग बबूला हो जाता है। मैं तो पहले से ही जानता था कि तू कोई सती सावित्री तो बिल्कुल नहीं है। तू एक उल्टा है, उल्टा। तेरा तो चरित्र भी खराब है। मुझे छोड़े हुए अभी तुझे 15 दिन भी नहीं हुए और तूने 15 दिनों में 6 बच्चे और पैदा कर लिए। रमेश ऐसा कहकर पास में पड़ी लकड़ी से गायत्री को मारना पीटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो सभी बच्चे इकट्ठे होकर रमेश से अपनी माँ को बचाना शुरू करते हैं। हमारी माँ के ऊपर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दुनिया में हमारा जब कोई नहीं था तो माँ ने हमारा हाथ थामा और तुम हमारी माँ के ऊपर हाथ उठाओगे? ऐसा कहकर रवि रमेश के उस हाथ पर जोर से लाठी मारता है जिस हाथ से उसने गायत्री को मारा था। छोड़ना नहीं भैया, इस आदमी को मारो, इसने हमारी माँ को मारा है। वो सभी मिलकर अपनी माँ को बचा लेते हैं, जिसके बाद नशेड़ी रमेश वहाँ से भाग जाता है। अपने बच्चों का इतना साहस देखकर गायत्री को बहुत खुशी होती है। उसके माथे और मुंह से खून निकल रहा होता है, फिर भी वो अपने सभी बच्चों को गले से लगा लेती है। तुम सभी इस गरीब माँ की ढाल हो। आज तुमने वो सब किया है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे होते हुए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता माँ। इस दुनिया में एक आप ही तो हो जो बिल्कुल अपनी सी लगती है हमें माँ। सभी बच्चों की आंखों में आंसू होते हैं। गायत्री अपने सभी बच्चों के साथ जंगल भी छोड़ देती है और उन्हें बहुत दूर कन्हैयापुर गांव में ले जाती है, जहां पर वो एक पेड़ के नीचे अपने 10 बच्चों के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन 2 दिन बाद वहां एक साधु महाराज आते हैं। अरे इतने सारे बच्चे, 1 2 3, अरे ये तो पूरे 10 बच्चे हैं, लेकिन इनकी माँ कहाँ है? तभी साधु महाराज को गायत्री बहुत ही पीड़ित हालत में दिखती है। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें? साधु बाबा, ये 10 मेरे बच्चे हैं। हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। भूखे प्यासे इस पेड़ के नीचे पड़े हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन बच्चों का ख्याल रखना बाबा। ऐसा कहकर गायत्री की आंखें बंद हो जाती है। लेकिन साधु महाराज के थैले में कुछ जड़ी बूटियां होती है जिससे वो गायत्री का इलाज करता है और उन 10 बच्चों को खाना भी खिलाता है। 3 से 4 दिन बाद जब गायत्री को होश आता है तो वो अपने आप को एक आश्रम में पाती है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं मेरे बच्चे? साधु महाराज, मैंने आपको कहा था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। कहाँ है मेरे बच्चे? तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कहाँ से आई हो तुम? साधु के कहने के बाद गायत्री रोते हुए अपनी पूरी कहानी साधु महाराज को बताती है। ये बच्चे मेरे अपने हैं, इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है बाबा। साधु महाराज को गायत्री की सच्चाई जानने के बाद बहुत दुख होता है, जिसके चलते साधु महाराज उसकी बहुत मदद करते हैं और उसके लिए एक आश्रम भी खोलते हैं जहां वो अपने बच्चों के साथ रहती है। और उस आश्रम में वो और भी गरीब बच्चों को लाकर उनकी सहायता करती है, जिसके चलते उसका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगता है।